Dear students, welcome to you CR International School online classes. I hope that everyone is fine at your home. Let us start class 9th Geography lesson 3rd. लेसन का नाम है अफवाह। बेटा कल हमने अफवाह तंत्र किसे कहते हैं तथा भारत में कितनी तरह के अफवाह तंत्र हैं उसको स्टार्ट करते हुए आगे बढ़े थे। कल हमने पढ़ा था हिमालय की नदियों की सिंधु नदी के बारे में। आज हमारा टॉपिक है गंगा नदी। गंगा हमारे भारत की मुख्य दूसरी नदी है। वैसे तो भारत में अनेकों नदियां हैं, एक तरह से भारत को नदियों का सम्मेलन ही कहा जाता है। छोटी बड़ी अनेकों नदियां हैं जो वितरिकाओं के रूप में, सहायक नदियों के रूप में, मुख्य नदियों के रूप में प्रवाहित होती हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी। तो आइए इसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी हिमालय के गोमुख स्थान पर गंगोत्री से निकलती है। गोमुख का मतलब है गाय के मुख जैसी आकृति का बना होना। वहां से गंगा का उद्भव होता है, उद्गम होता है। उसी के साथ साथ एक दूसरी नदी जो इसकी सहायक नदी के रूप में मानी जाती है, ये भी वहीं से निकलती है, गंगोत्री से, जिसे भागीरथी कहते हैं। गढ़वाल में ये यहाँ से गंगोत्री से निकलती हुई गढ़वाल में साथ साथ बहती हुई आगे बढ़ती है। गंगा देखिए यहाँ पर ये है आपकी गंगोत्री। यहाँ ध्यान दीजिए इस ट्राइंगल के सामने यहाँ गंगोत्री है। अगर मैप में आपसे पूछ रहे कि गंगोत्री का उद्गम कहाँ से होता है वो स्थान दिखाइए, तो ये गंगोत्री है जहाँ से गंगा नदी निकलती है। और गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों को यह अपने अधीन करते हुए प्रवाहित होती है। भारत के जो मुख्य एरिया है ये मैदानी भाग है, यहाँ से ये बहती हुई आगे इसमें बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए नदियां या तो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी या गिरेंगी यहाँ अरब सागर में, लेकिन जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं ये अक्सर इसमें गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। आपको इतना ध्यान रखना। और ये भी जरूरी नहीं है कि हिमालय से निकलने वाली सारी नदियां ही बंगाल की खाड़ी में गिरती हो, क्योंकि हमने देखा सिंधु नदी यहाँ अरब सागर में गिरती है। उसकी पांचों नदियां भी इधर सिंधु नदी में सहायक नदी के रूप में मिलती हुई अरब सागर तक ही जाती हैं। तो जो मुख्य प्राय नदियां हैं वो अधिकतर बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, आपने ध्यान रखना है। गंगोत्री से निकलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गंगोत्री कहाँ पर स्थित है, तो गंगोत्री उत्तराखंड एक राज्य है हमारा यहाँ पर। यहाँ उत्तराखंड राज्य है, उसके उत्तरकाशी जिले से ये निकलती है। और भागीरथी और अलकनंदा दो इसकी मुख्य शीर्ष धाराएं हैं जो इसके साथ साथ ही गंगोत्री से निकलती हैं और इसकी सहायक नदी के रूप में काम करते हैं और अपना पानी इसी के साथ मिला देती हैं। उसके पश्चात तीसरी सहायक नदी आती है इसकी यमुना, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर अर्थात 1376 किलोमीटर है। इस प्रकार हमने देखा कि गंगोत्री से निकलती हुई तीनों नदियां कौन कौन सी, गंगा, अलकनंदा, भागीरथी और यमुना, ये चारों नदियां एक साथ यहाँ से निकलती हैं। और देखिए जहां पर यमुना और गंगा दोनों नदियों का संगम होता है इलाहाबाद में देवप्रयाग नामक स्थान पर, ठीक है। यहाँ पर ये प्रयाग है, यहाँ पर इसका संगम होता है यमुना और गंगा का, जिसे हम प्रयाग नाम से जानते हैं। एक बहुत बड़ा तीर्थ है, लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते हैं, ठीक है। दोनों नदियों का, गंगा का और यमुना का संगम यहाँ पर होता है। जिस जगह पर संगम होता है उस स्थान को हम प्रयाग बोलते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये गंगा यहाँ से निकलती है, यहाँ गंगोत्री से उत्तराखंड से होती हुई ये हरिद्वार के यहाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती हुई और ये यहाँ पर बांग्लादेश से होती हुई यहाँ जाकर इसमें बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। सहायक नदियां इसमें अनेकों छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं, जैसे यहाँ पे घग्गर है, घाघरा है, बेतवा, सोन, ये रिहंद,
ये अनेकों इसकी गोमती हो गई, दामोदर है, हुगली है, या पश्चिम बंगाल में गंडक है, कोसी है, अनेकों छोटी छोटी नदियां भी इसमें आकर मिल जाती हैं। ये जो छोटी नदियां होती हैं जब वो किसी बड़ी नदी में मिलती हैं तो वो सहायक नदी के रूप में होती है, छोटी होती है तो, और जब मुख्य धारा में मिल जाती हैं तो वो एक बड़ी नदी का रूप ले लेती हैं। आपको एक चीज ध्यान देने लायक है, याद रखिएगा हमेशा कि हिमालय पर्वत यहाँ पर है। जब यहाँ से नदियां निकलती हुई, कोई नदी यहाँ से बहेगी, जैसे ब्रह्मपुत्र है यहाँ आएगी, जैसे गंगा यमुना यहाँ से आई, तो आपको एक चीज ध्यान देने की है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनकी जो धाराएं हैं, उनकी जो लंबाई है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि भारत की 4 मुख्य लंबी बड़ी नदियां हैं, कौन कौन सी? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गोदावरी नदी। हमारे भारत की 4 मुख्य बड़ी नदियों में से गंगा भी एक लंबी नदी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरे विश्व में जो गंगा नदी है ये जल के आधार पर दुनिया की तीसरी बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। विश्व में गंगा तीसरी नदी के रूप में जानी जाती है, जो जिसका पानी के आधार पर, यानी इसका पानी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसमें अनेकों सहायक नदियां, देखिए आप उत्तरी मैदानों की कितनी सारी नदियां इसमें आकर मिलती हैं, तो इसका पानी अपने आप ही कोई यहाँ से निकल रही है, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, इसमें आके मिलेंगी तो जाहिर है कि ये अपने आप इसकी पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। उसके बाद देखिए हिमालय से ये यहाँ मैदानी भागों से प्रवेश करती हुई जब यहाँ बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ उत्तरी मैदानों में इसी गंगा कहा जाता है, गंगोत्री से निकली इसलिए इसका नाम गंगा पड़ा। यहाँ से जाते हुए जब ये यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ इसका नाम है पद्मा। आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में, 1 नंबर के क्वेश्चनों में आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या पड़ता है? पद्मा। ठीक है, ध्यान आ गया आपको। उसके पश्चात जब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ती है और इधर से आती हुई ब्रह्मपुत्र नदी इसके यहाँ दक्षिण में आकर मिलती है तो यहाँ इसका फिर से नाम चेंज हो जाता है, और क्या? यमुना। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा जब ये आगे बढ़ती है तो इसमें मेघना नदी मिलती है और इसका नाम मेघना पड़ जाता है। इस प्रकार ये इसके कई नाम हैं, गंगा के कई धाराओं में बहती है और कई नामों को लेकर ही अपने साथ चलती है। ध्यान रखना है, सबसे पहले बांग्लादेश में ये पद्मा, फिर जब इसमें दक्षिण में ब्रह्मपुत्र आकर मिलती, देखो दक्षिण में ब्रह्मपुत्र यहाँ इस एरिया को कहेंगे हम, वैसे तो ब्रह्मपुत्र यहाँ से पूर्व से होती हुई आ रही है, लेकिन जब यहाँ मिलती है तो ये दक्षिण दिशा में इसमें जब मिलेगी तो इसे यमुना नदी का नाम दिया गया। और जब आगे थोड़ा सा बढ़ती है तो इसे मेघना मिलती है तो इसे मेघना कहा जाता है। और फिर ये यहाँ से होती हुई यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए आपको ध्यान रखने के लिए कि आप बार बार भूल जाते हैं कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरेगी, कौन सी बंगाल की खाड़ी में, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज से ध्यान कीजिएगा कि ये बांग्लादेश है, जब जिस तरफ बांग्लादेश होगा, पश्चिम बंगाल होगा, उस तरफ ही बंगाल की खाड़ी होगी। आपको ये पहचान बना लेनी है। और हिमालय की अधिकतर नदियां यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, एक चीज और, जब इनका संगम हुआ, दोनों नदियों का संगम के बाद ही इसका नाम गंगा पड़ा है। और ये भी कहा जाता है कि इसकी साथ साथ यमुना निकलती है जो इसकी सहायक मुख्य नदी के रूप में, इसी के साथ साथ देखिए आप दोनों साथ साथ निकलते हुए यहाँ प्रयाग में मिलती है तो दोनों की लंबाई में आध का फर्क है, लेकिन जब यहाँ आकर मिलती है तो इसका पानी भी सारा यहाँ पर मिल जाता है प्रयाग में। ठीक है, उसके पश्चात हम देखते हैं कि गंगा नदी एक महत्वपूर्ण नदी तो है ही है, हमारे भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। हमारे भारत की सबसे लंबी नदी क्यों मानी जाती है? देखिए सिंधु नदी है, ये यहाँ से तिब्बत से, चीन से, और यहाँ हमारे भारत से, भारत में तो सिंधु नदी का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा आता है और यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका बहुत ज्यादा हिस्सा आता है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, इसलिए हम इसे बहुत लंबी नदी नहीं कहेंगे। तो लंबी है लेकिन हमारे भारत की लंबी नदी नहीं है, क्योंकि भारत में इसका थोड़ा हिस्सा आता है। भारत की सबसे लंबी नदी ये गंगा कही जाती है क्योंकि इसका प्योरली पूरा पार्ट हमारे इंडिया में आता है। क्लियर आपको? उसके बाद आप ये देखिए एक पुरानी कथा है, जैसे कि आपको एक गंगा से संबंधित स्टोरी बताऊं ताकि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। देखिए कहा जाता है कि शुरू जब ये गंगा पृथ्वी पर कैसे आई
कि भागीरथी नाम के एक ऋषि हुए थे और कहा जाता है कि 60,000 पूर्व एक कपिल नाम के ऋषि थे जिन्होंने श्राप दे दिया था। और किनको? उनके पूर्वजों को, उनके पितरों को। किसके पितरों को? भागीरथी के। भागीरथ नाम पे ऋषि हुए। कपिल ने, भागीरथ राजा थे और कपिल ऋषि ने उनको जब श्राप दिया तो 60,000 पूर्वज जो थे उस श्राप से अभिशप्त होकर भस्म हो गए थे। तो वहां किसी ने उनको बताया कि इनकी मुक्ति के लिए उपाय करो। खुद भागीरथ चाहते थे कि पितरों की तृप्ति हो, इसलिए वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से अनुनय विनय की कि गंगा जी को, जो आपके कमंडल में विद्यमान है गंगा जी, उसे हमारे साथ धरती पर भेज दीजिए, जिससे जनता का कल्याण हो, लोक कल्याण हो। वेद पुराणों में भी इस बात का जिक्र मिलता है। आप स्टोरी को लेकर याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगी। आपको ध्यान रखना है, इसीलिए गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली और हमारी पृथ्वी पर तब से आप देखो, मतलब किस तरफ इंडिकेट हो रहा है कि हमारे देवताओं से इसकी शुरुआत हुई है और यहाँ हमारी जनता को ये तृप्त कर रही है। किसी की बीमारियों को, किसी की पीड़ा को, किसी को शांति देती है। तो ये गंगा हमारे लिए एक नदी नहीं है, एक वरदान है, जो जिसे हम अपने सारे पापों को वहां धोकर आते हैं। भागीरथी नदी पर आप एक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जब भागीरथी नदी निकलती है तो वहां पर एक टिहरी नाम बांध है। जब बांध का लेसन आएगा उसमें ध्यान रखना, मैं पढ़ाऊंगी आपको। भागीरथी पर आपसे पूछ ले तो ये ध्यान होना चाहिए, जो भी चीज आती है साथ साथ उनको लेकर ही चलते हैं, कि भागीरथी पर टिहरी नामक बांध है जो विश्व का 5वां ऊंचा बांध है। आपको ये ध्यान रखना है, 5वें नंबर पर जो बांध आता है विश्व का सबसे ऊंचा, टिहरी बांध, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये भागीरथी नदी पर है और यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जब गंगा गिरती है तो इसके साथ बहुत सारे जलोढ़, अवसाद, गाद, निक्षेपण साथ लाती है और जहां जहां भी इसके पानी का बहाव कम होता है वहां पर वो जमा होते जाते हैं और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से एक बड़ा डेल्टा बनता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यहाँ इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर सुंदरी नाम के पादप वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नाम के वृक्ष मिलते हैं इस स्थान पर, इसलिए इसे सुंदरबन डेल्टा का नाम दिया गया है। और यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, हर वर्ष यहाँ पर बाढ़ आती है जिससे इसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, पेपर में अगर मैथ में पूछ ले तो ये मेज जैसी आकृति बन रही है ट्राइंगल शेप में, ये आपका यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा होता है, क्योंकि समुद्र में गिरने से पहले नदियां इसके मुहाने पर निक्षेपण को जमा करती हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा कीमती है। यहाँ हमें अनेकों तरह के खनिज भी प्राप्त होते हैं और यहाँ की मृदा भी बहुत उपजाऊ हो जाती है। हर वर्ष यहाँ पर नए बाढ़ के मैदान बनते हैं। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरी पादप वृक्षों के नाम पर पड़ा है। ठीक है, किन किन से बनता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के आने से। क्लियर आपको? आज इतना गंगा नदी के बारे में हमने पढ़ा, गंगा कहाँ से निकलती है। अब हम आते हैं कि गंगा नदी के लिए हमें क्या क्या फायदे हैं, किस तरह से। देखो, इतने हमें नदियों के फायदे हैं, लेकिन फिर भी लोग नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। जैसे देखिए, नदियों में प्रदूषण होता है, शहरों का जो गंदा अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, सीवेज का गंदा पानी होता है, या जहाजों से तेल का रिसाव जो होता है, हवन पूजा या अस्थियां विसर्जन करने के लिए जब हम नदियों में प्रवाहित करते हैं, ज्यादा उर्वरक और दवाइयों का भी जब प्रयोग किया जाता है तो इन नदियों का पानी प्रदूषित होता है। आपसे अगर पूछ ले कि प्रदूषण, जल प्रदूषण कैसे होता है या नदियों का पानी किस तरह से प्रदूषित होता है, तो आप बता सकते हैं ये रीजन कि इस कारण से। और उपाय में आप क्या करोगे कि शहर इन चीजों को नहीं होने देना चाहिए। शहरों के जो सीवेज का गंदा पानी है, इसका कहीं और इसका निकास हो, कुछ इसके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। उद्योगों के अपशिष्टों का बहाव है, पहले उनको प्योर करके किसी और स्थान पर फेंका जाए, या पानी को ठंडा करके उसका जो कचरा है वो एक तरफ करके जब उसे कहीं बहाया जाए।
जहाजों से जो तेल का रिसाव है उस पर भी ध्यान दिया जाए। हवन पूजा अस्थि विसर्जन सामग्री उसके लिए एक विशेष स्थान बनाया जाना चाहिए। पूरे पानी को गंदा नहीं किया जाना चाहिए। उर्वरकों और दवाइयों का भी प्रयोग कम किया जाना चाहिए। हम अपने जो वहाँ पर वस्त्र वगैरह धोते हैं, नहाते हैं या पशुओं को नहलाते हैं, घाट बना लेते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं, तो उन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह से हम नदियों को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। उसके पश्चात हम आते हैं कि क्या हम इन चीज़ों का उपाय तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक सरकार का सहयोग हमें नहीं मिलेगा तो क्या हम इन चीज़ों को कर सकते हैं? नहीं, सरकार भी हमारे साथ प्रयासरत है। देखो, सबसे पहले राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना शुरू की गई थी 1985 में। सबसे पहले 1985 में गंगा एक्शन प्लान के नाम से, जिसे हम GAP के नाम से भी जानते हैं, गंगा एक्शन प्लान, ये शुरू किया गया था फेज 1 के पार्ट 1 के हिसाब से कि गंगा नदी को बिल्कुल शुद्ध किया जाएगा, इसके पानी की सही व्यवस्था की जाएगी, चारों तरफ इसके पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, इसका जो पानी का गंदा निकास है इसको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इस तरह से उसको लेकर भारी योजनाएं बनाई गई थी और सरकार ने इसमें सहयोग दिया था। सरकार ने ही शुरू किया था 1985 में, ध्यान रखना है, जिसे नाम दिया गया था राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना या गंगा संरक्षण योजना। इसी के साथ इसका फेज 2 यानी पार्ट 2 1995 में अन्य नदियों को जोड़ते हुए शामिल किया गया। पहले तो केवल ये गंगा नदी के ऊपर लागू किया गया, उसके पश्चात 1995 में सभी नदियों को इस राष्ट्रीय योजना से जोड़ दिया गया ताकि सभी को फायदा हो, सभी की पानी की शुद्धता हो। ठीक है, जब हम खुद से पानी की शुद्धता पर ध्यान देंगे तो हमें शुद्ध पानी मिलेगा। और धीरे धीरे अब आजकल देखो, जब से लॉकडाउन चला है, आप न्यूज़ में भी सुनते हो आए दिन कि गंगा का पानी बिल्कुल प्योर हो गया। किस वजह से? क्योंकि अब लोगों पर पाबंदी है, वहां तक नहीं आ जा सकते। वहां अब सब लोग अपने घरों में हैं, तो वहां भी गंगा तक को, गंगा क्या किसी भी नदी तक लोगों का आना जाना काफी मात्रा में कम हो गया है, तो धीरे धीरे पानी अपनी प्योरिटी पर आ गया। ठीक है, हम लोग ही किसी चीज को गलत करते हैं और किसी चीज को अगर हम चाहें तो सुधार सकते हैं। इसलिए सबको एकजुट होकर इन नदियों के ये जो हम प्रदूषण फैलाते हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लेट अस बी रिवाइज अगेन। देखो, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, गंगोत्री से निकलती है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यमुना इसकी दूसरी सहायक नदी है, 1376 किलोमीटर है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों इसकी शीर्ष मुख्य धारा है जो इसके साथ साथ बहती हुई आगे बढ़ती हैं। बेतवा, सोन, रिहंद, घाघरा, गंडक, कोसी, घग्गर, सोन, दामोदर, हुगली, ये इसकी अनेकों सहायक नदियां हैं जो इसकी जलधारा में मिलते हुए कहाँ गिरती हैं? यहाँ से गंगोत्री से निकलते हुए, हरिद्वार से होते हुए, उत्तरी भागों से मैदानों में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में आती है। यहाँ बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। उसके पश्चात इसका नाम आगे जाकर क्या बढ़ जाता है? जब ब्रह्मपुत्र इसमें मिलती है यमुना, उसके पश्चात इसका नाम बढ़ जाता है मेघना, जब इसमें मेघना नदी मिलती है। फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से यहाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, आपको मैंने सुंदरी वृक्षों के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। और ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हमारे भारत में यही बनता है। ठीक, जब नदियां गिरती हैं तो उनके मुहानों पर। ठीक है, उसके पश्चात गंगा किस तरह से पृथ्वी पर आई, थोड़ी सा मैंने उसके बारे में भी बताया, और गंगा की क्या क्या किस किस तरह से इसके लाभ हैं। अब देखो, गंगा का हमें फायदा क्या है, मतलब जितना हम इस पर स्ट्रेस दे रहे हैं कि गंगा नदी हमें फायदा क्या देती है। देखो, ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ, पौराणिक महत्व होने के साथ साथ, पवित्र होने के साथ साथ इसका एक साइंटिफिक लॉजिक भी बनता है। देखिए, गंगा में 25% ऑक्सीजन का स्तर और नदियों की बजाय ज्यादा है। आपने देखा होगा इसके पानी में बैक्टीरिया से लड़ने की विशेष क्षमता है। बैक्टीरिया कभी भी आपने नोटिस किया हो, इसका पानी आप कितने दिन अपने घर में ला के रख लो, कभी खराब नहीं होता, कभी सड़ता नहीं है, कभी उसमें मच्छर या कीटाणु नहीं पैदा होते हैं। तो और सबसे बड़ी बात, कार्बनिक कचरे को 15 से 25 गुना तेजी से विघटित कर सकता है। ये
एक हमारी अपनी बनाई हुई बातें नहीं है, ये रुड़की के DS भार्गव, एक जो पर्यावरण अभियंता है, उनकी ये एक सूचना आई है कि 15 से 25 गुना तेजी से ये कार्बनिक कचरे को पीड़ित कर सकता है। आप देखो कितना कचरा कितनी जगहों से लोग जाते हैं, विशेषकर अस्थियां विसर्जन के लिए, क्योंकि लोगों में एक मान्यता है कि किसी अच्छी नदी में, पवित्र नदी में अगर अंतिम अस्थियां प्रवाहित कर दी जाती है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी धारणा के तहत लोग कितनी दूर दूर से जाते हैं तो, और पानी में डालते भी हैं, तो अगर ऐसे डालते रहे और उसका कुछ भी ना हो तो कितनी प्रदूषण फैल जाएगा। लेकिन ये देखो साइंटिस्ट कहते हैं कि कार्बनिक कचरे को 15 से 25 गुना तेजी से विघटित करता है। इसमें ऑक्सीजन का स्तर ज्यादा है, पानी में बैक्टीरिया से लड़ने की विशेष क्षमता है, इसलिए। और सबसे बड़ी बात, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो सारा यहीं पर है, इसके मुहाने पर, और उस डेल्टा की जो लंबाई है वो 59,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आशा है आज आपका टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं इस बोर्ड की फोटो आपको भेज देती हूँ, अगर कहीं से आप कुछ भूलते हैं तो इसको रिवाइज कर सकते हैं। आप इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद, याद करने के बाद लिखना ना भूलें, एक बार जरूर याद करके लिखें ताकि आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। कितनी देरी होगी?